हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बेसिक मैथ्स के पूरे 100 एमसीक्यूज 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर के ऑल 5 सेट्स के एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर और कोशिश करिए कि आप हर क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस पूरे पेपर में 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 5 सेक्शन ABCDE में डिवाइड रहेंगे। पहला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और 19 और 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 1 मार्क ईच क्वेश्चन कैरी करेगा। सेक्शन बी 21 से 25 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क ईच। सेक्शन सी 26 से 31 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 3 मार्क ईच क्वेश्चन कैरी करेगा। सेक्शन डी 32 से 35 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप रहने वाले हैं जो हर क्वेश्चन 5 मार्क कैरी करेगा। सेक्शन ई में 36 से 38 क्वेश्चन रहेंगे जो केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट असेसमेंट क्वेश्चन रहेंगे जो 4 मार्क हर क्वेश्चन कैरी करेगा। और पूरे क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं रहेगी, हर चीज में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको और कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सेट 1 स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स का जो ईयर है 2023 और 24 का, जिसमें अपने पहले 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। और व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx² - 4x - 7 इज 0। जो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस रहते हैं उन्हें अपन लिख सकते हैं C/A। तो जनरल इक्वेशन वो रहती है इस फॉर्म में रहती है ax² + bx + c। इससे हम कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू k, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -7 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वेश्चन में गिवन है 2, c अपना -7 है और a की जगह k रख सकते हैं और यहाँ से a की वैल्यू -7/2 आ चुकी है। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 जो है हमारे सामने वो है इन एन एपी इफ a = 8 एंड a10 = -19 देन व्हाट वैल्यू ऑफ d इज। हमें मतलब इसमें डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। d जो है वो डिफरेंस है और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आप जानते ही हैं। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए, nth टर्म = a + n - 1 * d। nth टर्म जो हमारी है वो ऑलरेडी गिवन है 19। हम वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में -19 = 8 + n टर्म n - 1 d की अपन को वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करते हैं। -19 = 8 + 9 * d। यहाँ से -19 - 8 = 9d। यहाँ से d की वैल्यू -27/9 और d = -3 आ चुका है। उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 3 एंड 8, -3 इज। इसमें हमको एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का भी जो फॉर्मूला रहता है वो आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपके सामने। x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर x1 और x2 और y1 और y2 की वैल्यू अपन को ये दी गई हुई है ax1, y1 और ये x2, y2। तो इसकी वैल्यूज अपन फॉर्मूले में रखते हैं। -1 + 8/2, 3 + 3/2। तो ये हमने इसकी x और y की वैल्यूज रख दी। इसको आगे सॉल्व करेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए आएगी 7/2 और y की वैल्यू अपन सॉल्व करके देखते हैं। 3 × 2 = 6 + 3 9/2/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे और तो x की वैल्यू 7/2 ही रहेगी। जो y की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास आ जाएगी 9/4। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा इसके लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन 4 ये रहा हमारे सामने। sin θ = 1/3 एंड sec θ = इसमें हमको sin θ की वैल्यू दी हुई है 1/3 और फाइंड करने को कहते हैं sec θ। तो sin θ हमारा होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sec θ के लिए हमको बेस निकालना पड़ेगा क्योंकि sec θ की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और बेस हमारा कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से जो कहती है h² = p² + b²। तो हमको बेस चाहिए तो h² - p² = बेस स्क्वायर रहेगा। h² की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर तो बनी रहेगा और b²। यहाँ से b² की वैल्यू आ गई है 8 और b बराबर आ जाएगा 2√2। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनियस हमारा 3 दिया है और बेस आया है 2√2 सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 5 SCF। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने SCF निकालना है। SCF तो नॉर्मली सबको निकालना आता ही है। तो इनको दोनों को अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना पड़ता है। 132 को तोड़ेंगे 12 × 11 में और 77 को तोड़ेंगे 7 × 11 में। मेन इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को अपन SCF कहते हैं। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² 5x + k = 0 आर रियल एंड अनइक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो हमारी रूट्स हैं वो हमारी रियल और
इक्वल है तो मैं इसमें ए की वैल्यू फाइंड करती हूँ। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तभी हमारी रूट्स रियल और इक्वल होती हैं। तो इसमें हम बी और ac की वैल्यू पुट कर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू के आ गई है। तो इसमें हम पुट करेंगे बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4a इंटू सी बराबर 0 रहेगा। यहाँ पर 25 माइनस 16 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू -25/16 आ जाएगी। तो सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारे लिए डी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज पी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज, तो हमारी प्रोबेबिलिटी है गेम जीतने की वो है पी, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो बताना है। इसमें आंसर रहेगा डी 1 माइनस पी। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 and -3 and -2 3 इज, इसमें डिस्टेंस पूछ रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला रहता है हमारा जो वो लगेगा, और डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x1 ये रहा, y1 ये है, और x2 और y2 ये रहा। अब सीधे वैल्यू पुट्स करते हैं -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में -2 दोनों मिलकर 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 3 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करना है। 16 + 9 का अंडर रूट जो आएगा 25 का अंडर रूट, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, और व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हमारी जो इक्वेशन दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा अपन एडजस्ट करके लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी जो आंसर है वो है 2। और उसमें आप सब ऑलरेडी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। साइन थीटा की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो है 2 - 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 जब होती है साइन थीटा 90 डिग्री पर हो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 52 डेक रहते हैं जो अपने, उसमें 26 रेड रहते हैं और 26 ब्लैक रहते हैं। अपन को रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें भी दो टाइप्स के रहते हैं, हार्ट्स और डायमंड्स। तो इसमें भी एक क्वीन रहेगी, इसमें भी एक क्वीन रहेगी। टोटल क्वींस हमारे पास हो गई हैं 2 आउट ऑफ 52। तो इसका सही आंसर है 1/13, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन जो है, इफ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड अ स्टैटिकल डाटा अरेंज इन एन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें एक्स की वैल्यू, एक्स क्या कहलाता है ये बताना है। कोई भी चीज दो इक्वल पार्ट्स में बांटे डाटा को, उसको अपन मीडियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियस ऑफ स्फीयर है 7/2। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। इसमें अपन को रेडियस दी हुई है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के लिए जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का क्यूब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इनको अब काट देंगे और सॉल्विंग करके आंसर इनका आ जाएगा 539/12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन एंड द मीडियन ऑफ स्टैटिकल डाटा 22 and 23। मीन और मीडियन दिए हुए हैं डाटा के, तो 21 और 23 है, और हमको मोड फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मतलब मोड जो होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। मोड हमको फाइंड करना है, मीडियन और मीन दी हुई है। मीडियन है 3 इंटू 23 माइनस मीन 2 इंटू 21, 69 - 42। तो मोड जो हमारा आ गया है
वो आंसर है 27, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 एंड 7। हाइट और हमको रेडियस दिया, हाइट है 24, रेडियस है 7, और स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं ये लोग हमसे। तो स्लैंट हाइट, जिसको एल कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच की वैल्यू 24, एच का स्क्वायर 576 अंडर रूट में, इन दोनों को प्लस करके आएगा 625 अंडर रूट में। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन एच 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, अगर ये इस इक्वेशन का जीरोस है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर इक्वेशन जीरो के बराबर आनी चाहिए, ऐसा रूल होता है। तो ए की वैल्यू जो अपने 3 दिया है वो रूट्स है, मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू पुट करते हैं अपन इक्वेशन में। इक्वेशन दी हुई है -1 ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, और इक्वेशन किसके? जीरो के बराबर होनी चाहिए अगर 3 इसका रूट्स है। एक्स की वैल्यू रखते हैं अपन ए माइनस वन 3, एक्स का स्क्वायर 9 प्लस ए एक्स है अपना -3 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 9a माइनस 9 प्लस माइनस मिलके -3a प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 9a माइनस 3 6a, और ये हो जाएंगे -8 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है 8/6, मतलब 4/3। ए का वैल्यू जो है वो है 4/3, ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है जो डायमीटर ऑफ अ सर्कल एज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज -4,0 द अदर एंड ऑन अ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे हमको दो एंड दिए हुए, -0 -4,0, और उसका अदर एंड हमसे पूछ रहे हैं। तो अदर एंड होगा और डायमीटर पर होगा एक्स एक्सिस पर, वो इस फॉर्म में होगा x,0। हमको x,0 की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला जो हम लगाएंगे √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो x2 की वैल्यू हमारे पास x है और x1 जो है हमारे पास -4 है। 0 -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और y हमारे दोनों जीरो होंगे क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। 0 - 0 का होल स्क्वायर जीरो ही आएगा ऑलरेडी। तो 4 का स्क्वायर करेंगे आगे अंडर रूट में 16, जीरो का जीरो कुछ मतलब ही नहीं है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे लिए वो आ गई है 4। तो दूसरे पॉइंट्स रहेंगे जो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे वो रहेंगे 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो बाई जीरो रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ के और विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डोंट हैव अ सॉल्यूशन। तो जिस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है वो इस फॉर्म में रहता है a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2। तो इसमें अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर ए रहेगा 5, बी रहेगा 2 और सी रहता है। ए इसमें 2 रहेगा, ए रहेगा बी और 1 रहेगा। हमारी जो a1 की वैल्यू है वो है 5 और b1 की वैल्यू है 2। ये किसके इक्वल टू होगी? a2 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है k। यहाँ से हम k का मान k की वैल्यू k के लिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर k की वैल्यू आ जाएगी 4/5, जो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। 2 डाइस आर रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट क्या होते हैं? मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 और 5,5 और 6,6। यही 6 पॉसिबिलिटी है जो हमारे डाइस पर आ सकती हैं। तो 2 डाइस संग में रोल करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी? डाइस के एक डाइस को अगर रोल करते हैं तो उसके आउटकम होते हैं 6, और 2 बार रोल कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर करके टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे 36। लेकिन हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो है 6। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल आउटकम है 36। हमारा आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। हमारे 18 एमसीक्यूज हो चुके हैं पूरे। अब जो 19 और 20 क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे असर्शन रीजन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है असर्शन और रीजन बेस्ड पर। असर्शन इसका दिया है इफ P and PAB are tangent drawn to the circle with center O from external point P then quadrilateral OAPB is a cyclic quadrilateral। तो हमको ये बताना है कि साइक्लिक है या नहीं। चलिए पहले रीजन भी पढ़ लेते हैं इसका।
इन आ साइक्लिक क्वाड्रेटर अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमारे साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी जानते हैं पहले। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है तो सर्कल के अंदर रहता है और इसके चारों वर्टेक्स जो रहते हैं डायमीटर पर रहते हैं, पहली प्रॉपर्टी ये रहती है। और जो अपोजिट्स एंगल्स का सम रहता है वो रहता है 180। तो ये दोनों ही वैसे फॉलो नहीं कर रहा है ना ही, क्योंकि पहली बात तो सर्कल के बाहर बना हुआ है और इसका अपोजिट एंगल का सम्स इक्वल बताया गया है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये माना गया है सही आंसर, क्योंकि इसमें अपना जो सम इन दोनों का रहता है वो 180 रहता है। तो प्रूफ हम आपको करके बताते हैं। तो टेंजेंट रहता है और रेडियस रहता है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 यहाँ बनेगा, 90 का यहाँ बनेगा, ये दोनों 90 है तो बाकी बचे हुए ऑलरेडी 180 होंगे, इसलिए असर्शन ए फॉलो करता है साइक्लिक क्वाड्रेटर है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, असर्शन दिया है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर 1 एंड 3। हमको ये फाइंड करना है इसके जीरोस जो है 1 और 3 है या कि नहीं। या तो आप इनकी एक करके वैल्यू पुट्स करके देखिए। तो उसको चेक करने का एक अपनी इक्वेशन बनती है, जनरल इक्वेशन ऐसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे हम चेक करते हैं अगर इक्वेशन यही आई हमारी तो ये जीरोस है वरना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो माइनस 3 सॉरी माइनस 1 प्लस 3 प्लस प्रोडक्ट इसका आएगा -4, सॉरी प्रोडक्ट इसका आएगा, गलती हो गई, सॉरी प्रोडक्ट इसका आएगा -3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो वैल्यूज रखने पर सेम इक्वेशन बन गई। तो असर्शन तो यहाँ हो गया अपना ट्रू। अब रीजन चेक करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1,0 एंड -1,0 एंड 3,0। तो बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो हमारा ये सेट 1 हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं सेट नंबर 2 पर। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। SCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। SCF निकालना है हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पता होगा आपको, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 10, और कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो दो नंबर से मिलकर एक नंबर बनाए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा हमारे पास वो होगा 4। अब इसको पहले प्राइम फैक्टराइजर में तोड़ेंगे, 5 इंटू 2 और 4 होगा 2 इंटू 2 में। तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2, तो वही उसका SCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इनफाइनाइटली मेनली सॉल्यूशन। तो हमको इसमें ये बताना है किस वैल्यू के लिए इनके इनफाइनाइट और मेनली सॉल्यूशन रहेंगे। तो इनफाइनाइट इन्फिनिटली और मेनली सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये होना चाहिए। इसके इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से बन रहेगी, b की वैल्यू भी बन रहेगी और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इससे a की वैल्यू रहेगी सेकंड मतलब 2 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू -8। यहाँ पर c की वैल्यू -4 रहेगी। इसमें अपन वैल्यू पुटिंग से अब चेक करते हैं k की वैल्यू निकालने के लिए। a1 रहेगा वो 1 रहेगा, a2 रहेगा वो रहेगा 2 इज इक्वल टू b1 रहेगा 1 और b2 रहेगा k, c1 -4 और c2 -8। माइनस से माइनस कटेगा और यहाँ से सॉल्व करने पर k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो k इज इक्वल टू 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल सही इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। 2 एज अ रूट मतलब जो हमारे इक्वेशन है उसकी रूट 2 है, तो उसमें अगर रूट की हम वैल्यू रखते हैं तो आंसर 0 आएगा। तो इसको हमको सारे ऑप्शन एक करके चेक करने पड़ेंगे। तो कोई भी ऑप्शन उठाइए और चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपन उठाते हैं पहले। तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 8 माइनस 14 प्लस 6। तो यहीं से 0 आ गई है हमारी वैल्यू, जैसे आप देख सकते हैं। मतलब तो 2 है वो इक्वेशन नंबर सी जो दिया हुआ है 2x माइनस 7x प्लस 6 इसी का रूट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन एन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन एन एपी इफ डी डिफरेंस -4 दिया है, ए7 मतलब 7 टर्म 4 दिया है, तो हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछी है, तो nth टर्म का इसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 अपॉन डी। तो nth टर्म अपन को 7 दी हुई है,
7 इज इक्वल टू ए अपन को फाइंड करना ही है। यहाँ जो n होता है वो होता है हमारे पास कितने टर्म, तो n हमारे पास 7 है, 7 माइनस 1 और डिफरेंस दिया हुआ है -4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 28। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5,4 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब हमको डिस्टेंस निकालनी है इसके ओरिजिन से। 5,4 दिया हुआ है जो अपन को दिया है x और y। ओरिजिन इसका होगा वो 0,0 पर होगा, x भी 0 रहेगा और y भी 0 रहेगा। उसको डिस्टेंस फार्मूले से हम करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो रहता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 और x1 या x2 और x1 जो है वो हमको दी हुई है। 5x हो गई हमारे पास x1 और इसको मान लेते हैं हम x2। किसी को भी हम मान सकते हैं, तो x2 की जगह हम 0 रखते हैं माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 0 मान लेते हैं और y1 हमको दी हुई है 4, इनका स्क्वायर माइनस करके इनका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। तो आंसर जो आ जाएगा √41। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ साइन इज इक्वल टू 3/5, कॉट हमको निकालना है, साइन दिया गया हुआ है। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो अपन को दिया है 3/5। और जो कॉट वो होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमको इसके लिए पहले बेस फाइंड करना होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, जानते हैं 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड रहती है वो हाइपोटेनियस। 3 हमको ऑलरेडी हुए परपेंडिकुलर की तरह, तो बेस हम इसके लिए फोल्ड ले लेंगे। तो बेस हमारा कॉट जो हमारा हो जाएगा कॉट ए, परपेंडिकुलर अपना 3 और बेस अपना 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, a प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसको डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन की जगह सेक स्क्वायर ए और अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए। तो उसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का अपोजिट होता है साइन, तो साइन स्क्वायर ए। तो हमारी टर्म बन गई है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन गई है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो इसमें हमको सीधे सीधे वैल्यू रखनी है tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री या 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चला है 10 के साथ इसमें। उसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करने पर 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो उसका आंसर आगे फर्दर सॉल्व करने पर आ जाएगा √3 अपॉन 2। अब हमको आंसर √3 अपॉन 2 में दिया नहीं गया है, तो हमको ये चेक करना होगा √3 अपॉन 3 किसकी वैल्यू होती है। तो हम √3 अपॉन 2 होती है साइन 60 की वैल्यू। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम, इसके सम ऑफ जीरोस दिए हुए -5, मतलब सम दिया है जीरोस का 5 है और प्रोडक्ट भी दिया है 6। तो हमको इक्वेशन बनानी है इसकी। तो इसको अभी प्रीवियसली आपको बता के आया है। तो इक्वेशन की जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमको सम भी दिया हुआ है पहले से और जीरोस भी और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। डायरेक्ट हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। x² माइनस सम दिया हुआ है -5 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो उसको इक्वेशन हमारी जो बनेगी x² प्लस 5x, इधर x रहता है साथ में, x² प्लस 5x प्लस 6, तो मैच कर रही है ऑप्शन नंबर ए से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस फाइंड करने हमको। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 11x माइनस 4। तो उसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहला काम कर दें, तो 4 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में,
-12। हमको कोई ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई कर तो -12 आए और प्लस करने पर 11 आए। हम उसकी जो वैल्यू हम सोच सकते हैं वो 12 और -1 क्यों इंटू करने पर तो 12 आ गया है, और इसको जब प्लस करेंगे अपन तो 11 आ जाएगा, वो भी प्लस के। तो अब इसके अपने जो रूट्स निकले हैं वो अपन को 12 ले सकते हैं और -1, लेकिन जो रूट्स आए हैं अब ये फाइनल आंसर नहीं होगा अपना, क्योंकि एक्स के संग 3 जुड़ा है, इससे अपन को डिवाइड देना पड़ेगा। 12 का डिवाइड 3 से देंगे और 1 का डिवाइड भी 3 से देंगे तो जाएगा 4 और -1/3। अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि जो अपन वैल्यू सोचते हैं उसका अपोजिट साइन बदलने होते हैं। तो 4 आया प्लस का तो जो हो जाएगा नेगेटिव का, और यह आया नेगेटिव का तो हो जाएगा पॉजिटिव का। तो हमारा सही आंसर होगा -4 और पॉजिटिव के 1/3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 टेबल दी गई है अपन को, उसको पढ़ते हैं आगे। द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डे गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अपन को 66 डे का एक एनुअल रिकॉर्ड दिया है, एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड दिया है 66 डेज के लिए एक सिटी का। तो रेनफॉल दी गई हुई है अपन को सेंटीमीटर में 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं किसमें कितनी रेनफॉल हुई है। मेन क्वेश्चन पर आते हैं, आपको डिफरेंस निकालना है किसका, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल और मीडियन ऑफ द क्लास का। अच्छा, जो मॉडल होता है वो क्या होता है, मॉडल जो होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी भाई मॉडल क्लास उसको कह देंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई है 0 से 10 तक की, तो मॉडल जो क्लास है वो तो हो जाएगी 0 से 10 तक। लेकिन मीडियन जो अपन को निकालना है, मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले वो बनाते हैं अपन। तो अपन को जो यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 10 क्लास इंटरवल, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है साथ में 22, 10, 8, 15, 5 और 6। अब इसी से अपन को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, उसी के अपन को मीडियन निकाल पाएंगे। तो इसका तो 22 अभी निकालते कैसे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। 22 + 10 32, 32 + 8 40, 40 + 15 55, 55 + 5 60 और 60 + 6 66। हमको पता है 66 देगा दिया हुआ है, हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन आएगा टोटल अपॉन डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि बीच का रहता है, तो 66/2। तो मीडियन आया है अपना 33। हमको ये देखना है कि 33 किसके बीच में आएगा। 33 जो रहेगा वो अपना इस क्लास इंटरवल मतलब 20 से लेकर 30 के बीच में आएगा, क्योंकि 40 है फ्रीक्वेंसी, तो इसी के बीच में आ जाएगा। तो उसके लिए अपना जो मीडियन के लिए अपनी क्लास लिमिट रहेगी वो रहने वाली है 20 से 30। तो हमें डिफरेंस किसका चाहिए, अपर लिमिट्स का चाहिए, मॉडल्स की और मीडियन की क्लास का। अपर लिमिट इसकी है मॉडल की 10 और मीडियन की है 30, उसका डिफरेंस आ जाएगा 30 - 10 20। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ पी ब्रैकेट में जो ए दिया है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट ए। पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। देन अपन को ये पता करना है सही क्या है। तो नॉर्मली जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की वो कहती है कोई भी इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है 0 के बराबर और 1 से कम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 और लेस देन और इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, वो होता है 3πr²। इसमें हम आर की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। 3 × 22/7 और आर का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 49। तो इसको सॉल्व करने पर अगर अच्छा पाई की वैल्यू इन्होंने रखी नहीं है तो पाई में आंसर आएगा, पाई को हम निगलेक्ट करेंगे अभी हाल फिलहाल के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सॉल्व करने पर वो आएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इतनी सॉल्विंग आप मतलब कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। द डिफरेंस ऑफ अ एरिया। डिफरेंस दिया एरिया किसके, माइनर सेक्टर, और उसका एंगल दिया है 120 और करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर मतलब एक सर्कल रहता है उसमें अगर अपन सेंटर से यहाँ पे 120 का डिग्री से हमने आर्क बना दी है। तो जो छोटा वाला रहता है इसको तो अपन कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला रहता है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। तो हमें इन दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है। तो उसको अपन निकालेंगे कैसे, अगर अपन पूरे सर्कल का डिफरेंस पूरे सर्कल का एरिया निकालकर माइनस से माइनस करेंगे तो अपना मेजर आ जाएगा, फिर उन दोनों को भी माइनस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो रहेगा अपना फॉर्मूला πr² × थीटा। एरिया अपन रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो उसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस 21 का
इंटू 21 अपॉन 360, और थीटा जो दिया है वो अपन को दिया है 120 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करके माइनस सेक्टर का एरिया जो अपन का आ जाएगा वो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हमको निकालना है पूरे सर्कल का एरिया। सर्कल का जो एरिया रहता है वो रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अपन 22/7 लेंगे, और आर की स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21। यहाँ से सर्कल का जो हमारा एरिया आ जाएगा वो आएगा 1386। हमारे पास माइनर का भी आ गया है, सर्कल का भी आ गया है। तो हम सर्कल का जो एरिया है उसमें से माइनर का एरिया अगर माइनस करेंगे तो मेजर का एरिया अपन को पता चल जाएगा। सर्कल का है एरिया 1386 माइनस 462 जो माइनर का है, तो आंसर इसका अपना हो जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन, अच्छा इसमें हमको डिफरेंस बताना है मेजर और माइनर का। मेजर का अपने निकाल लिया है 924, और माइनर का अपने पास 462 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसके लिए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। 15 क्या कहता है, ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दी गई है हमको, a1x b1y इज इक्वल टू c, और ax स्क्वायर प्लस b2y इज इक्वल टू c2। टू वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। इफ हमको बताना है पैरेलल लाइन कब होगी। इसकी कंडीशन जो होती है पैरेलल लाइन की वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन देखनी है किस ऑप्शन में दी है। ऑप्शन नंबर डी में सेम कंडीशन दी है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, सर्कल का है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए पी बी, तो टेंजेंट दी है पी से ए और पी से बी तक, जो पी पॉइंट नंबर मतलब पी से निकली है सर्कल के लिए, और वो सेंटर दिया है। और ट्राइंगल हमको इसमें सॉरी एंगल हमको फाइंड करना है ए ओ बी। ए एंगल हमको फाइंड करना है। तो जो रेडियस रहती है टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और सेम यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ए बी ओ फाइंड करना है हमको, ए वाला एंगल फाइंड करना है। अगर आप उसको देखा जाए ए भी रेडियस है पी बी, और ए ओ भी रेडियस ही है, तो अगर दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल के दो एंगल भी इक्वल होंगे। वो कौन कौन से रहेंगे, एंगल ओ ए बी इक्वल रहेगा एंगल ओ बी ए के। अगर हमको एंगल ओ अकेला पता चल जाए तो हम इसको सम ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। अगर अपन इसको देखें पी ए ओ बी, इसमें ये 90 डिग्री है, एंगल पी ए ओ और पी बी ओ भी 90 डिग्री है, तो इसको क्वाड्रिलेटरल की तरह ट्रीट करके हम इससे ओ निकाल सकते हैं। एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। ये हम इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं पी ओ बी। पी में पी हमको दिया है 80, ए 90 है, बी भी 90 है, और ओ हमको निकालना ही है इज इक्वल टू 360। तो एंगल ओ बराबर हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर 100 डिग्री। एंगल ओ हमारे पास आ चुका है 100 डिग्री। अब इसको हम जो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें हमको ऑलरेडी पता है एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए। तो इसको हम सम जब लिखेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, और प्लस जो हमको एंगल निकालना है एंगल ए ओ बी, इसके 180 के बराबर रहेगा। तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए ये दोनों बराबर है, तो इनको हम एक जगह लिख सकते हैं। इसको एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो 2x प्लस ए ओ बी हमको दिया हुआ है 100 बराबर 180। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40 डिग्री। अगर एक्स 40 आ गया है, हमने एक्स को माना था ओ ए बी को, और ओ बी ए को भी एक्स माना था, दोनों बराबर थी, तो यहाँ से हमारी ए ओ बी ए बी ओ की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब हमको बताना है कि लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, उसको हम क्या कहते हैं। सर्कल है उसमें से लाइन पास करती है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। इन अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है 6 मीटर, डायग्राम के साथ करते हैं। एक पोल है 6 मीटर हाई, जो शैडो बनाता है 2√3 मीटर की। तो हमको इसको बताना है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मतलब सन का एंगल, यहाँ सन है एक किस एंगल पर है। तो जो इसको अपन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और ये जो अपना है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे आते हैं 10 में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे हम एंगल निकालेंगे वैल्यू रख के। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6 और बेस दिया है 2√3। यहाँ से tan थीटा जो आ गया है अपना वो आ गया है 3/2
√3, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 नीचे सही नहीं रहेगा, रेशनलाइज करेंगे √3 से 3/√3 इंटू √3/√3, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो होगा √3 3 से 3 कट जाएगा, तो टेन थीटा जो रहेगा हमारा वो रहेगा √3, और टेन थीटा में √3 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 60 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से 19 और 20 असेसन और रीजन बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड इन द सेम रेशियो, इसको हम एक थ्योरम रहती है उसके थ्रू समझाते हैं आपको। एक ट्रायंगल है, इसके अगर ए बी से जो ट्रायंगल है इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी और ई, और जो डी और ई है वो पैरेलल है बी सी के, तो इस जो ये कहती है ये कहलाती है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में जो रेशियो रहता है ए डी अपॉन डी बी का वो रहता है ए ई अपॉन ई सी के बराबर। तो इसमें इन्होंने जो कहा है ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम पैरेलल टू एनी अदर वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, तो इसमें असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया है क्योंकि रेशियो में सेम बांटती हैं। और रीजन जो कह रहा है पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करके थेल्स थ्योरम प्रूव किया, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन आर इज फॉल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, रीजन एंड असर्शन बेस्ड पर। उसका असर्शन तो दिया है द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन बाई एक्सेस, हमको बताना है पॉइंट है 0,4 बाई एक्सेस पर लाई करता है नहीं, इसको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। ये होता है बाई एक्सेस, बाई डैश, ये एक्स डैश, और ये होता है एक्स एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं एक्स कॉमा बाई दिए होते हैं, तो एक्स अगर 0 है तो यहाँ पर लाई करेगा, बाई जितना भी हो उसे अपन ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो 0,4 बाई एक्सेस पर लाइज करता है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। तो हमको रीजन जो दिया है वो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन बाई एक्सेस इज 0, एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहेंगे बाई एक्सेस पर। अभी हमने असर्शन में प्रूव किया है कि हाँ एक्स के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो हमेशा 0 रहेंगे बाई एक्सेस पर रहने के लिए, इसका रीजन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही का बहुत असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80, मेजर द पी बी। हमको एक सर्कल दिया है जिसमें टेंजेंट दिए हैं पी बी और पी ए और पी बी, और इसके एंगल ए पी बी दिया हुआ है 80 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल पी ए बी, पी ए बी हमको फाइंड करना है, यहाँ से हमको पी ए बी फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल। तो अगर अपन यहाँ से रेडियस ड्रॉ करते हैं, दोनों टेंजेंट पर टच करेंगे तो पूरा जो एंगल होगा और ये वाला पूरा एंगल होगा ये बनेगा 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ से ओ ए बी या ओ बी ए निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम चलिए आगे निकालने का ट्राई करते हैं आपको समझाने का। तो क्वाड्रिलेटरल देखेंगे अपन पी ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी में अपन देखते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी है वो 360 के बराबर रहेगा। एंगल ए हमारे पास 90 है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जहाँ मिलते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 और सेम बी 90 डिग्री रहेगा। ओ हमको फाइंड करना है और पी हमको 80 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 3 के बराबर। तो एंगल ओ यहाँ से निकलकर 100 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल ओ हमको मिल चुका 100 डिग्री। यहाँ से हम सिर्फ एंगल ओ ए बी निकाल लेंगे, और क्योंकि अगर एंगल ओ ए बी आ जाएगा तो एंगल ओ बी ए के बराबर आ जाएगा। जस्ट प्रीवियस सेट में हम आपको समझा के आए हैं यहाँ, तो एंगल ओ ए बी निकालने के लिए हमको ट्राइंगल देखना पड़ेगा। ट्राइंगल ओ ए बी में जाएंगे, इसके सम लगाएंगे, एंगल ट्राइंगल ओ में एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए रहेगा 180 के बराबर। एंगल ओ का हमें 100 पता है, एंगल ओ ए बी हमको निकालना है, ओ ए बी और ओ बी ए बराबर है, एंगल ओ ए बी और इसकी जगह भी हम एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, बराबर 180। तो 2 एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री के, और एंगल ओ ए बी हो जाएगा हमारे 40 डिग्री के। अगर हम यहाँ पर देखें एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी हमारा आ चुका है 40 डिग्री, और अगर हम पूरा देखते हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी जो है वो हमारा है 90 डिग्री का। तो अगर हम सिर्फ इतना देखें एंगल एंगल पी ए पी वो हमको एक्स मान लेते हैं फाइंड करने के लिए, तो एंगल ओ ए बी इसके बराबर होगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी के बराबर होगा। तो हम इसको थोड़ा जगह कम बची है, यहाँ ऊपर देख समझ लेते हैं, यहाँ ऊपर की साइड समझ लेते हैं। ओ ए बी हमको
दिया हुआ है 40, ओ ए बी हमको 40 दिया है, और ओ ए पी दिया है, यहाँ सॉरी यहाँ बी पी है, ओ ए पी 90 डिग्री, 90 डिग्री अच्छा इसको थोड़ा यहाँ 90 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि ओ ए पी 90 डिग्री है, ओ ए यहाँ पर भी ओ ए पी रहेगा, ओ ए पी 90 डिग्री है, 90 डिग्री बराबर 40 प्लस पी ए बी। तो यहाँ से एंगल पी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें है सी, 50 डिग्री बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, the values of k for which the quadratic equation 5x square minus 9kx plus 5 is equal to 0। मतलब हमको ये चेक करना है कि k की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है वो 0 के बराबर होगी, और उसकी जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल रूट्स रहेंगी। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, वो 0 के बराबर रहेगा। तो जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, बी की जो वैल्यू है -9 और सी की वैल्यू है 5, वो इस पर पुट करेंगे। तो बी स्क्वायर है 81 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 5, इसके बराबर है ये 0 के बराबर। बी जो है यहाँ पर सॉरी के 9 के 81 के स्क्वायर रहेगा, 81 के स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर रहेगा 100/81, तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 10/9, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1/5 एंड बी 6 एंड -2। डिस्टेंस निकालना है इन दो पॉइंट के बीच में। इसमें फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है वो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमको x1, y1 दिया हुआ है और ये x2, y2 दिया हुआ है। तो उसमें वैल्यू रखेंगे x2 6 माइनस का 1 है उसको ब्रैकेट में इसका स्क्वायर पूरा अंडर रूट में y2 -2 और -5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस -1 हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -2 और -5 अगेन ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, तो ये 49 प्लस 49 ये हो जाएगा अपना 198 अंडर रूट। तो उसको अपन को करना है फैक्टराइज। 198 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 49, तो उसको अपन अंडर रूट में 2 इंटू 49 लिख देंगे। 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा बाहर, तो 7 बचेगा रूट में 2, तो 7√2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर 3 एंड -2। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जीरोस दिए हुए हैं, मतलब उसके रूट दिए हुए हैं 3 और -2 दिए हुए हैं। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पहले ही बता के आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट। तो हमको पहले सम निकालना है, रूट इनका रूट्स का या जीरोस कहेंगे। सम कितना हो जाएगा 3 प्लस -2, तो सम तो अपना हो जाएगा 1 और प्रोडक्ट रहेगा वो हो जाएगा -6। तो उसको हम इसमें रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम है अपना 1, इधर एक्स रहेगा साथ में एक्स 1x, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट है -6। तो अपनी जो इक्वेशन बनी है वो एक्स स्क्वायर -x -6, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं है, वो क्या लाइन होगी, x और x अपने x एक्सेस पर जो वैल्यू दी है वो है b और y के लिए दी है b, मतलब कोऑर्डिनेट दिए अपन को a, b, ये x और ये है y। इसको अपन को बताना है कि वो लाइन कैसी रहेगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी, इंटरसेक्टिंग बी ए पे रहेगी या पैरेलल रहेगी। तो इसका अपन को ग्राफ में देखते हैं, x की अपन कुछ भी x एक्सेस ही है, y एक्सेस ही है, तो इसके हिसाब से अगर x a को अपन यहाँ मानते हैं, y को यहाँ मानते हैं, तो जो अपनी कोऑर्डिनेट लाइन रहेगी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे a, b पर। इसको अपन ने a माना था, इसको b, क्योंकि a और b बराबर नहीं है तो उसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, a, b पर, तो उसका सही ऑप्शन है ए, इंटरसेक्ट कर रही है a, b पर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, एडी 2.8 दी हुई है और डी भी दी है 2.1, ईसी दी है 4.8। अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अगेन अभी आपको बताकर आए, जब दो लाइन पैरेलल हो जाए
तो ये हो जाती है थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम क्या कहती है हमारी, AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन CE के। इसी प्रॉपर्टी से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। AD की वैल्यू दी है 2.8 अपॉन BD की वैल्यू 2.1 बराबर AE एक्स, CE की वैल्यू दी है 4.8। यहाँ से सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 6.4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमको दिया गया है इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिस पर 90 डिग्री है ए पर, और AB और AC के बराबर है। बना के दिखाते हैं। एक अपने पास ये ट्राइंगल है AB और C, ए पर 90 डिग्री है, और जो AB है अपना वो, और AB और AC दोनों बराबर है। हमको निकालना है साइन C। साइन C निकालना है हमको, साइन C। और साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर अपन एंगल साइन देखी जाए तो इसके लिए बेस तो ये रहेगी साइड, और परपेंडिकुलर रहेगी ये वाली साइड। ये वाली साइड रहेगी अपने के लिए परपेंडिकुलर। अपने पास वैल्यू दी नहीं रही है, अपन इसको कैसे निकालेंगे। अगर ये देखा जाए तो ये अपन को 90 डिग्री दिया हुआ है, और ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये दोनों का अपना सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। और ये दोनों साइड भी इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल्स होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री के। तो हमें सीधा सीधा साइन 45 की वैल्यू उन्होंने पूछी है, क्योंकि एंगल सी भी 45 डिग्री दिया हुआ है। और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है, √1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक इन्होंने डाइस पे की है, डाइस स्टोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। डाइस पर टोटल 6 नंबर होते हैं, और अगर 6 से लेस देन चाहिए नंबर, टोटल 5 नंबर बचे, और जो प्रोबेबिलिटी है टोटल आउटकम्स की वो है 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P a tangent P is drawn to a circle, the number of tangent through P parallel to PA is। हमको एक सर्कल दिया हुआ है, एक बाहर पॉइंट दिया P, यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींच दी, ये थोड़ा नीचे बन गया, इससे टेंजेंट टच होकर निकलती है। टेंजेंट है PA। तो वो हमसे पूछ रहा है कि और कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं जो PA के पैरेलल होगी। अब PA के पैरेलल के लिए हमें टेंजेंट तो यहीं से खींचनी पड़ेगी, तो टेंजेंट रहेगी नहीं, ये सेकंड हो जाएगी। और अगर हम खींचेंगे तो यहाँ से, तो ये पैरेलल नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा D, 0 टेंजेंट रहेंगी जो PA से पैरेलल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं आगे हम। इफ द वॉल्यूम, इसको थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, ये 11/21 दिया हुआ है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 11/21, और हमको फाइंड करना है रेडियस। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम की वैल्यू वॉल्यूम की जगह रखेंगे 11/21, 4/3 इंटू पाई 22/7, और रेडियस r निकालना है हमें इसका क्यूब। अब उसके लिए सॉल्व करेंगे हम, तो ये सारी वैल्यूज हम इस साइड ले जाएंगे आगे। 11/21 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 3 इंटू 7 21 से 21 कैंसिल हुआ, 11 से 2 बार में r³ के बराबर चल ही रहा था, तो 1/8 इज इक्वल टू r³। यहाँ से r की जो वैल्यू है, क्यूब रूट करना है आपको। क्यूब रूट करना तो शायद नॉर्मली सबको जानते ही होंगे आप। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल fx इज शोन। ग्राफ दिया है fx का, तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरो, fx के जीरोस कितने हैं। तो इसमें ऐसा रहता है जितनी बार लाइन इंटरसेक्ट करती है, fx की पूछते हैं तो x एक्सिस देखेंगे अपन, x को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने उसके जीरो होंगे। तो एक बार तो इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया है, दूसरी बार यहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि इसके 2 जीरोस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं अब। इन द गिवन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका एक सेंटर और उसके 2 सर्कल्स बने हैं। एक ही सेंटर पर से एक बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। 5 सेंटीमीटर रेडियस और 3, बड़े वाले की रेडियस 5 है और छोटे वाले की रेडियस 3 दी हुई है। वो ये भी एक सेक्टर दिया है आउटर सर्कल का, जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और OCD दिया है स्मॉलर सर्कल का। तो हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन के एरिया के लिए हमें आपको डायग्राम फिर से अच्छे से बना के दिखा देते हैं। तो सर्कल ऐसे दिए हुए हैं, सेंटर सेम है दोनों का। हमको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर इतना एरिया, ये तो हो गया एक बड़े वाले सर्कल का आर्क, और इसको देखें तो ये यहाँ से छोटे सर्कल का एरिया। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल के आर्क के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के आर्क के एरिया माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो उसका जो बड़ा वाले अपना जो सर्कल है उसके रेडियस को अपन कैपिटल R मान लेते हैं,
छोटे वाले सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो दोनों का एरिया हमको माइनस करना है, तो हमारा सेक्टर रीजन आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ द सेक्टर का, सेक्टर कहेंगे इसको पूरे को सेक्टर, वो होता है पाई, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस छोटे वाले को देखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर इसमें देखा जाए बहुत चीजें कॉमन दिख रही है अपन को, थीटा 360 पाई है, पाई तो इनको अपन बाहर ले लेंगे कॉमन, तो पाई थीटा अपॉन 360 जो है वो अपना बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अपन वैल्यू रखे थे सॉल्व करने करते हैं। पाई अगर अपन ऑप्शन दे देंगे तो पाई अपन को ऐसा कांस्टेंट चाहिए, तो पाई को अपन वैल्यू नहीं रखते, पाई को पाई रहने देते हैं। पाई थीटा दिया है 60 डिग्री और अपन 360, बड़ा आर दिया है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ ऊपर से देखिए, अब पाई का पाई है वो 1/6 बचेगा यहाँ पर और अंदर बचेगा 16, तो पाई 16/6, इसको काटने पर आंसर आएगा 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी 8/पाई/3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डाटा आर 10 एंड 11। हमको मीन और मीडियन दिया है डाटा का, हमको मोड निकालना है। तो उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला रहता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड फाइंड करना है, मीडियन दिया है, मीन दिया है, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो मीडियन है अपना 11, तो 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू मीन 10, 33 माइनस 20। तो हमारा मोड जो है वो आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सॉरी 12 नहीं 13, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, टू फेयर कॉइन आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। हमको 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताएं। 2 कॉइन हमने टॉस किए, तो हमारे जो कॉइन टॉस करने पर जो आ सकते हैं आउटकम वो होते हैं हेड या हेड आएगा, टेल्स टेल्स आ सकता है, हेड टेल्स आ सकता है, टेल्स हेड आ सकता है। हमको चाहिए 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी से 1 है और टोटल आउटकम है 4। फेवरेबल जो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए वो है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमको कॉस ए की वैल्यू दी हुई है, कॉस ए दी है 1/2 और tan a पूछा है। कॉस ए दी हुई है 1/2, इस कॉस ए की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है और हमको निकालना है tan। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हमको पहले परपेंडिकुलर निकालना होगा। परपेंडिकुलर होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरा अंडर रूट। तो h स्क्वायर हमारा है 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर का 4, 1 का स्क्वायर 1, तो p हमारा आ जाएगा यहाँ से √3। अब तो tan हमारा क्या हो जाएगा, tan a √3/1, मतलब √3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 14 सेंटीमीटर अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज कार्व्ड आउट। मतलब एक हमारे पास सॉलिड क्यूब है, क्यूब के हम बनाते हैं, इसका फेस बनाते हैं फ्रंट फेस, जैसे आप सब जानते हैं फेस इसका स्क्वायर शेप में रहता है। इसमें से मैक्सिमम स्फीयर मतलब एक सबसे बड़ा जो गोला है वो अपन ने काटा, तो इस पर कुछ इस टाइप से कटेगा, तो इसका डायमीटर मैक्सिमम यही रहेगा। इसकी जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर। अगर मैक्सिमम डायमीटर और हाइट देखी जाए तो सेम रहेगी, तो डायमीटर इसका रहेगा 14 सेंटीमीटर और हमसे पूछी गई है स्पेयर की रेडियस, तो स्पेयर की रेडियस डायमीटर की आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी है, जो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो कॉमन डिफरेंस है और जिसकी एंड टर्म है वो दी है ए एन बराबर 5 माइनस एन। मतलब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है एक एपी का, जिसकी हमें सिर्फ एन टर्म दी है 5 माइनस एन से। तो इसको एंड टर्म के फॉर्मूले से निकालने का ट्राई करते हैं। तो एंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर हमारा जो डी है वो रहता है डिफरेंस और एंड टर्म हमारी रहती है मतलब कौन से नंबर की टर्म है, और यहाँ पर जो एन रहता है वो होता है कितने टर्म है हमारी इस एपी में। तो हम ट्राई करते हैं। एंड टर्म हमारी दी हुई है 5n-1 से और ए हमको पता नहीं है, तो उसको रहते देते हैं प्लस n-1 भी नहीं पता हुआ है और डी भी हमको नहीं पता, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5n-1 इज इक्वल टू ए प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं dn माइनस डी। तो 5n-1 इज इक्वल टू जो हमारा आया है ए प्लस dn माइनस डी। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं आगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमारी जो dn कंपेयर होगी 5n के साथ, तो यहाँ से डिफरेंस जो आया है हमारा, डिफरेंस तो हो जाएगा हमारा 5 और a माइनस डी बचा हुआ है, a माइनस डी जो हमारा बचा हुआ है वो हो जाएगा 1।
हमको डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस हमारा 5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा F1 X1 132 प्लस 5p दिया गया हुआ है और सिग्मा F1 की वैल्यू 20 दी गई हुई है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमको 8.1 दिया गया है, वैल्यू ऑफ p निकालनी है। अब इसमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे सिग्मा एन F1 X1 अपॉन सिग्मा जो दिया गया है एन 1 F की वैल्यू बराबर ये मीन डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे। मीन डिस्ट्रीब्यूशन 8.1 दिया गया है और इसकी वैल्यू 132 प्लस 5p दी गई हुई है और इसकी जो वैल्यू है वो 20 दी गई हुई है। यहाँ को आगे सॉल्व करेंगे अपन। तो 132 प्लस 5p बराबर 162 आ जाएगा और यहाँ से 5p 30 सॉल्व करने पर और p की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फिर से 19 और 20 क्वेश्चन आ गए जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसका पहला पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सॉरी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी ए बी फ्रॉम द ओरिजिन इज ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला दिया होता है तो देखिए यही दिया गया है रीजन में। ऐसे देख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट में। यहाँ पर हमारे पी ए बी जो दिया गया है वो x कॉमा y की वैल्यू दी गई हुई है। तो x2 और y2 को हम अभी हाल फिलहाल के 0 मान लेते हैं, दिया नहीं हुआ। इससे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। x2 0 है तो 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस b बाय इसका स्क्वायर अंडर रूट में जो आना चाहिए वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। और यहाँ पर अंडर रूट है नहीं तो सेशन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब रीजन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ax कॉमा y1 एंड bx कॉमा y2 इज ये फॉर्मूला दिया ही हुआ है डिस्टेंस के लिए तो बिल्कुल सही है। तो उसमें एसेंशन हमारा गलत हो जाएगा और रीजन ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एसेंशन दिया हुआ है अपन को √2 ब्रैकेट में 5 माइनस 2 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ ये इरेशनल नंबर है क्योंकि सॉल्व करने पर इसको रूट नहीं हटेगी, इसलिए इरेशनल नंबर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो हो जाएगा 5√2 माइनस 4। इसका आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, रूट भी इसलिए इरेशनल है तो एसेंशन ट्रू है। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रिलेशन, ये गलत होगा क्योंकि कोई भी 2 इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो रेशनल इरेशनल हमेशा इरेशनल नहीं रहता है। √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसलिए इरेशनल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा कि एसेंशन तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है इसका फॉल्स है। इसी के साथ ये वाला सेट भी हमारा कंप्लीट होता है, थर्ड वाला। अब हम आते हैं सेट नंबर 4 पर। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -1 एंड -1 -1। हमको डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस की जो निकलेगी वो हमारी निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 कॉमा y1 ये रहे और x2 कॉमा y2 ये रहे तो हम वैल्यू रखते हैं। x2 हमारा है -1 और -2 है हमारा x2 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस y2 हमारा है -5 तो माइनस करेंगे इसको y1 से जो कि हमारा -1 है ऑलरेडी। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -1 और -2 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 माइनस माइनस प्लस तो -5 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो उसको आगे लिखेंगे 9 प्लस 16 तो हो जाएगा 25 अंडर रूट में। आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ सी 1, -1 is the midpoint of the line segment AB. Joining points A 4x upon B minus 2, 4. Then find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट दिया गया है, मिड पॉइंट हमको ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं क्या है 1, -1। इसके कोऑर्डिनेट देगा तो x और y इसको भी कहेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको x नहीं अपन a कह लेते हैं क्योंकि x में कंफ्यूज हो जाएगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर भी a कर लेते हैं। हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमको दिया गया है इस पॉइंट में x y में, इसको x1 y1 कह लेते हैं और ये x x2 y2। बेसिकली अगर देखी जाए तो हमको y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखिए आप लोग। मिड पॉइंट बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये रहता है।
तो हमको तो चाहिए y1 की वैल्यू, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इससे हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y1 को हमने a माना था, a प्लस y2 हमको दिया हुआ है यहाँ 4/4/2, ठीक है। और मिड पॉइंट हमको x और y दिए हुए हैं, तो इसके सामने हम सिर्फ -1 रख सकते हैं, क्योंकि हम y की बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट पर चलना है। y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू a प्लस 4/2। यहाँ से हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो a की वैल्यू यहाँ से -6 आ जाएगी हमारी, जो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। हमको ये बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है वो क्या कहती है। ऐसे हम इसको बोलेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है उसको ऐसे लिखें, जो इवेंट नहीं हो रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसको हम ऊपर डैश लगा के बोले हैं। तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कहती है पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एक ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से डाटा वगैरह आ गए हैं, तो देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया गया है, तो 50 वर्कर की डेली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। हमको इसको में क्या फाइंड करना है, हमको लोअर लिमिट फाइंड करनी है किसकी, मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास अभी हम बता के आए हैं क्या होती है, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, जिस भी क्लास की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको ही हम मॉडल क्लास कहेंगे। तो उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो है इस क्लास की 425 - 449। इसका हमें लोअर लिमिट बताना है, लोअर लिमिट इसकी है 425। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से ये वही इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमने फिर कहा एक लैंप है 9 मीटर, और इसकी जो शैडो बन रही है वो है 3√3 मीटर की। तो हमको बताना है सन का एंगल, सन मान लीजिए यहाँ पर है, इसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो जो दी गई वैल्यू है वो अपन को, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि 90 डिग्री का बनेगा। तो परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस आता है tan थीटा में। tan थीटा से हम फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 9 अपॉन बेस 3√3। ये 3 बार में चला जाएगा और tan थीटा आ जाएगा अपना 3/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे फिर से, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो इसकी tan थीटा की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी √3। और जो √3 होती है tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, वो आप सबको पता है, वो होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan थीटा की 60 डिग्री ऑप्शन नंबर है इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है जिसका एक जीरो मतलब एक रूट दिया गया है 1, और पॉलिनोमियल क्या है kx² + 4x + 1। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि पहले बताया, अगर इसका रूट है तो उसकी वैल्यू x में रखने पर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख कर देखते हैं कि x² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 तो यहाँ के ही रहेगा, प्लस 4 + k इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी k है, 4x 1 तो 4 का 4 रहेगा। तो 2k + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू है वो है -2। सॉल्व करने पर k की वैल्यू जो आ जाएगी -2। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 एंड 3। हमको ये बताना है कि कितनी इक्वेशन होंगी जिसके जीरोस -1 और 3 है। तो पहले हम इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं, जनरल जो इक्वेशन का फॉर्मूला रहता है उससे। x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस जो सम ऑफ जीरो आएगा वो तो आएगा 2, यहाँ पर 2 प्लस प्रोडक्ट आएगा -3। तो इक्वेशन जो हमारी बनी है वो x² -2 प्लस -3, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ये तो रही एक इक्वेशन की बात। इसका जो यहाँ पर ये रहता है उसकी वैल्यू अभी 1 है, तो ये है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब कितने चाहे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी कितनी इक्वेशन है इसमें, इनफाइनाइट तो ऑप्शन में नहीं, तो मोर देन 3 इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हमें रूट्स निकालनी है। डायरेक्ट इसको नॉर्मल सॉल्व भी कर सकते हैं। x² -4 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 4, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-2, यानी -2 एंड +2। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसके लिए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। हमको देखना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मेन उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है उसका क्या है, ax² बेसिक जो फॉर्मेशन रहती है प्लस bx + c इज इक्वल टू 0। एक तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए और पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम ये करके इनको चेक करेंगे, अगर ये फॉर्मेट जो भी ये चीज फॉलो नहीं कर रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ऑप्शन सी उठाते हैं हम सबसे पहले, इसको सॉल्व करते हैं। इनका x +
1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 एंड x - 2। इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। ये तो जाए x² + x + 8 और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है a + b और ये है a - b, तो इसके a² - b² के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मोस्टली आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² - x² प्लस x + 8 - 4। यहाँ पे x² से x², हमारा x² यहाँ खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं सकती है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर हमको A23 - A19, इसका मतलब क्या है? हमको 23rd टर्म और 19 टर्म का डिफरेंस अपन को दिया है 32। अब इसके देखिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बेसिक से जाइए बिल्कुल, या थोड़ी आप अपना दिमाग चला सकते हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमको। इन दोनों को अगर देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है, और नॉर्मली देखा जाए तो 32 का डिफरेंस है। 4D की वैल्यू 32 है, 1D की वैल्यू अपनी आ जाएगी यहाँ से 8। यहाँ से तो 8 आंसर आ गया, लेकिन बेसिक से भी आप लोग समझ लीजिए, बेसिक ज्यादा काम में आता है। तो इसको हम बेसिक से फॉर्मूले से जाएंगे। इसका nth टर्म का फॉर्मूला रहता है, उससे हम बढ़ेंगे। nth टर्म का जो फॉर्मूला रहता है, nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 d। इसमें d रहता है, यहाँ देखते थे हम, d रहता है डिफरेंस, a रहता है फर्स्ट टर्म, और जो n रहता है वो रहता है नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग एक करके उठाएंगे। पहले हम इसको उठाते हैं A23 को। A23 मतलब इसमें 23 टर्म्स हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 23 n की जगह, nth टर्म की जगह 23 टर्म रहेगा, n हमारा बराबर a हमको पता नहीं है फर्स्ट टर्म, a + n तो हमको पता है 23 टर्म है, 23 - 1 d, तो 23 इज इक्वल टू a + 22d। आ गया हमारा इतना। अब सेम यहीं से हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। 19 टर्म, तो 19 इज इक्वल टू a + n 19 - 1d, 19 इज इक्वल टू a + 18d। ये आ चुका हमारा। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए इसको आगे बढ़ा, तो a इज इक्वल टू 23 - 22d दिया गया है, और यहाँ पर a बराबर 19 - 18d। ए और ए सेम है, तो इसको हम पूरी हाथ में रख सकते हैं। तो हमारे ये दोनों आ चुके हैं। तो अब हमें डिफरेंस चाहिए था इन दोनों का, एंड A23 - A19 का। तो इसकी जगह हम ए पुट कर सकते हैं, और 19 की जगह हम ए पुट कर सकते हैं। तो a + 22d माइनस a + 18d, a + 22d माइनस a, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 18d भी माइनस का हो जाएगा। a से a कट गया, और ये हमको दी हुई थी वैल्यू इसकी 32। आपको आगे बढ़ेंगे अगर अपन इस साइड, तो 18 - 22 4d इज इक्वल टू 32। देखिए फिर से अपन उसी वहीं पर आ चुके हैं, यहाँ से हमने ट्रिक स्टार्ट की थी। तो d इज इक्वल टू यहाँ पर अपना 8 आ जाएगा अगेन। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इजी सा क्वेश्चन है। तो दिया गया है 1/tan² थीटा माइनस 1/sin² थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/tan² थीटा है माइनस 1/sin² थीटा। 1/tan² थीटा को हम लोग cot² थीटा भी लिख सकते हैं, और sin² थीटा को cosec² थीटा भी लिख सकते हैं। अब cot² की जगह जो हमको पता है होता है cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा माइनस 1। ये हम रख सकते हैं, cosec² थीटा माइनस 1 माइनस cosec² थीटा, cosec² थीटा cosec² थीटा, और आंसर हमारा आ गया है -1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द ईदर ऑफ द टू आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल है, उसमें हमने कॉर्ड बना दिया है, तो वो मुझे इस एरिया को और इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर सेगमेंट। बस क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ 1080 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y एंड इंटू 5। तो हमको x और y को फाइंड कर, पहले हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए 1080 दिया है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिए। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे इक्वेशन से, क्योंकि दोनों बराबर है। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो भी 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। और हमसे पूछा गया x माइनस वाई, वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14।
इन अ गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट, पी ए टेंजेंट है, बिल्कुल सही, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट एक पी से जा रही है, सर्कल ओ है इसका सेंटर, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी हमको दिया गया है 70, हमको फाइंड करना है ए पी ओ, ए पी ओ फाइंड करना चाहिए। देखिए अगर अपन सेंटर से जा रही तो ये तो उसकी रेडियस होगी, और ये है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में तो एंगल बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का। अगर हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ए ओ पी, तो इसका सम होना चाहिए 180 का। हम इसका कितना होना चाहिए, इस इंटीरियर एंगल्स का 180। अब हमको दो एंगल्स तो पता है, ए ओ पी में अगर हम देखा जाए तो एंगल ए पता है जो कि है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ पता है जो है 70 डिग्री, और हमको निकालना है एंगल पी, या ए पी ओ भी कह सकते हैं, तो इसको अपन को निकालना है, इसका होगा 180 के बराबर, तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 160, प्लस एंगल पी बराबर 180, यहाँ से एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 वही फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा आ गया है, हमको इसमें निकालना क्या है, द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी, हमको निकालना है मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप के लिए हमको सबसे पहला बनाना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चार्ट। हम इसको साइड में आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ क्लास इंटरवल दी गई है वो लिखते, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दी गई है, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्लास इंटरवल 0 से 10, फ्रिक्वेंसी है 5, और यहाँ पर 10 से 20 का पहले हम लिख लेते हैं लाइन से, मैं समझा देता हूँ। 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, और 50 टू 60। इसकी दी गई है 8, ये 20 है, ये 15 है, ये 7 है, और ये 5 है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए 5 का तो 5 रहेगा, फिर आगे अपन प्लस करते चलेंगे। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 20 33, 33 प्लस 15 48, 48 प्लस 7 55, 55 प्लस 5 60। हमको मीडियन ग्रुप निकालना है, उसके लिए हमको जो एन आया है 60, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो आया अपना 30। मीडियन इसका है डाटा का 30, तो 30 हमारा कहाँ लाई करेगा, हमको वो पता करना पड़ेगा। तो 30 जो है वो यहीं मिलेगा हमको 20 और 30 के क्लास ग्रुप में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम क्या कहता है। इन क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, एक सर्कल दिया उसकी रेडियस 21 है, और उसकी आर्क एक एंगल बनाती है 60 डिग्री का सेंटर पर, तो हमें लेंथ की आर्क चाहिए। एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस दी गई है हमको, सेंटर से आर्क बनने, ये सेक्टर इसकी जी है 60 डिग्री, रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर। हमको ये लेंथ फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ फाइंड करने का, तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, रेडियस दी हुई है 21, थीटा भी दिया है 60 अपॉन 360। इनको आप सॉल्व कीजिएगा, काटने पर जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं क्या कहता है। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट इज द सर्कल। एक टेंजेंट है, क्या होगा, टेंजेंट यही रहेगा, तो सर्कल को चुकी जाएगी, ये भी टेंजेंट रहेगा, नीचे से निकलेगा यहाँ से, सॉरी। तो कितने पॉइंट पर टच करता है, एक टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर, दो फिगर दी गई हैं अपन को, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, और कॉन्ग्रुएंट, साइन को कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी आर के, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एबीसी और क्यू पी आर, तो इसमें रेशियो सेम रहेंगे, किस किसके, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन आर पी। ए सी की वैल्यू है 6 और बी सी अपने पास 4.6, और आर क्यू है 3 और आर पी अपना है एक्स। यहाँ से सॉल्व करने पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो है 2.3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, फिर से असर्शन और रीजनिंग वाले आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला असर्शन पढ़ते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है इन्फिनिटली एंड मैनी सोल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसमें a1 अपॉन b1 इज इक्वल, सॉरी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर रहना चाहिए। इसमें a1 5 है, a2 है, ये a2 7 है,
इसके इक्वल टू होना चाहिए V1 2 अपॉन V2 6 के। यहाँ तो अगर देख लेंगे यहाँ वैसे ही इनइक्वल है तो आगे भी अनइक्वल ही रहेगा। ये तो पहला तो असर्शन गलत हो गया अपना। वो अपन देखते हैं रीजन क्या कहते हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है तो उसके इन्फिनिटी और मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर कब होंगे? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन T2। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी इसलिए अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए। तो इसमें क्या असर्शन गलत है लेकिन रीजन ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 भाई असर्शन और रीजन बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग डाइस है 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि डाइस में 6 ही तक नंबर रहते हैं, 6 से बड़ा तो नंबर हो ही नहीं सकता है। तो असर्शन इसका बिल्कुल ट्रू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है 0। हाँ इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ये सेट भी कंप्लीट हो चुका है। हम अपने आखिरी सेट की तरफ बढ़ते हैं जो है सेट नंबर हमारा 5। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। इसमें क्या है? एससीएम इंटू एलसीएम ऑफ द नंबर 40 एंड 30। तो नंबर 40 और 30 दिया है, इसका हमें एससीएम इंटू एलसीएम निकालना है। तो पहले हमको एससीएम निकालना पड़ेगा। एससीएम के लिए 40 और 30 को फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ लेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे और इसको करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2। तो एससीएफ के लिए कॉमन फैक्टर चाहिए, इसके लिए कॉमन फैक्टर जो है 5 इंटू 2। हमारा एससीएफ 5 इंटू 2 मतलब 10 आ गया है। तो हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए फ्री प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे हम। 40 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 के लिए होगा 3 इंटू 2 इंटू 5। तो कॉमन फैक्टर हम एक बार ले लेंगे 2 इंटू 5 और बचे हुए को भी हम ले लेंगे 3 इंटू ये हो जाएगा 4। तो हमारा एलसीएम आ गया है 120। अब हमको निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम तो हमारा 120 था और एचसीएफ तो हमारा 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको इसकी रूट्स निकालनी है। फिर वही रूट्स के लिए हमको लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसका मल्टीप्लाई तो हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, कोफिशिएंट एक्स का 1 है। हमको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या चाहिए? माइनस का 10। लेकिन प्लस करने पर क्या चाहिए? माइनस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 2 ले लेंगे अपन माइनस का, क्योंकि 5 प्लस माइनस 2 अपना 3 आ जाएगा। तो अपने रूट्स जो आए अभी आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ रूट्स आगे चेंज कर। रूट्स जो भी इससे निकाले वो अपने आए हैं 5 कॉमा माइनस 2। फाइनल आंसर के लिए हमको इनका साइन चेंज करना है पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 5 कॉमा 2। तो रूट्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी माइनस 5 कॉमा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 है यूनिक सॉल्यूशन। इनका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? उसके लिए के की क्या रखना पड़ेगा? के आप इसके 1/3 के नॉट इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन रहती है उसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फॉलो करनी होती है। वो कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल होना चाहिए। a1 हमारा है 2k और b1 हमारा है 5 इज इक्वल टू a2 हमारा है 6 और b2 हमारा है 5। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी k जो है वो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और नॉट इक्वल होना था, नॉट इक्वल टू 3 आएगा साथ में। तो उसकी जो कंडीशन फॉलो होगी वो ये वाली होगी k इज नॉट इज इक्वल टू 3। तो हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। If mean and mode of the frequency distribution are 28 and 16 respectively, find its median। हमको मीन दिया है 28, मोड दिया है 16 और मीडियन निकाला है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो तीनों एक साथ आते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये जिसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। इसको हम मोड दिया हो गया है, हमको मोड दिया है 16, मीडियन निकालना है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन हमारे पास है 18 तो इंटू करके लिख देंगे 42। 3 मीडियन इज इक्वल टू 16 प्लस 42। मीडियन जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 72 अपॉन 3। मीडियन आएगा 24। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर डाइस इज रोल्ड ऑन, एक डाइस है रोल किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। डाइस के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमको इसमें क्या चाहिए? ऑड प्राइम नंबर। ऑड भी होना चाहिए और प्राइम। ऑड और प्राइम नंबर एक तो 1 है और एक 3 और एक 1 है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स जो है वो होगा 2 और टोटल आउटकम्स है वो है 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। इसमें जो कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल है जो
वो 1/8 है एरिया ऑफ द सर्कल के, तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इसके बराबर है 1/8 एरिया ऑफ द सर्कल के। एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर है 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के। तो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे देखते हैं एक ही सर्कल की अगर सेक्टर की बात हो रही है तो रेडियस तो सेम ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा अपना 360 अपॉन 8। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपनी आ जाएगी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 7, प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है इसको हमको। प्राइम फैक्टराइजेशन तो नॉर्मल है, आप सभी कर सकते हैं। तो 424 को अपन प्राइम फैक्टराइज करें अगर, तो उसको 2 से जाएगा, फिर 2 से देखेंगे तो 106 से जाएगा, फिर 2 से देखेंगे तो 53 से जाएगा, और एंड में 53 से 1 बार में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखिए क्या कहता है। एफ एक्स इज अ होल नंबर, जो एक्स है वो एक होल नंबर है। 8 की पावर जो एक्स लिखी है इसमें एक्स हमारा होल नंबर है, एंड विथ एन इवन डिजिट, एक्सपेक्ट फॉर विच ऑफ द वैल्यूज। अगर हमें एक्स की हम कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, एक्स तो एक होल नंबर है, और एक्स की कोई वैल्यू लेंगे, इससे मतलब 8 की पावर जो भी हो एंड करे किससे? इवन डिजिट से। किस वैल्यू के लिए? वो इवन डिजिट से एंड नहीं करेंगे। तो अगर हम देखा जाए 8 की वैल्यू अगर 2 लिखे तो हो जाएगा 16। अब 8 है इवन नंबर, और इवन का 8 में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, इवन का अगर अपन इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ही इवन आएगा। चाहे इसकी अपन कुछ भी वैल्यू ले लें, इवन का इवन मल्टीप्लाई करने पर तो इवन ही आना। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रहे तो हमारा आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 है तो वो उसका आंसर बन ही देती है। चाहे हम किसी की वैल्यू रखें उसका आंसर बनी देगी 1, और अपना ऑड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका 0 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। A tree cast a shadow of 7 meter long on the ground and the angle of elevation of sun is 45। एक हमारा ट्री है, इस शैडो बना रहा है कितनी? 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया है 45, ये हमारा डिग्री है 45 डिग्री का। हमको निकालनी है ट्री की हाइट। हाइट है जो 90 डिग्री का रहता है, ये तो पी हो गया अपना परपेंडिकुलर। ये रहा बेस। परपेंडिकुलर और बेस जो आते हैं वो किस में आते हैं? हमेशा tan थीटा में आते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की अपन को वैल्यू दी हुई है tan 45 डिग्री थीटा की वैल्यू। परपेंडिकुलर निकालना है h, और बेस अपन को दिया है 7 मीटर। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। हाइट अपॉन 7, तो यहाँ से 7 भी जो हाइट है अपनी वो भी कितनी आ जाएगी? 7। ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या। ट्रिग्नोमेट्री 5 अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है, हमें वैल्यूज निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू की जगह लिखते हैं 5, तो 5 रहेगा। 5 के साथ ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर, 5 के साथ ऊपर नहीं जाएगा, अभी नीचे ही रहेगा 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भी ऊपर जाएगा पलट के, ऊपर हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएंगे इसके माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5। तो 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन बचेगा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा था। तो जैसे यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम पूरा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा अपना 5, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं अपन क्या कहता है। इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो tan थीटा आ गया है √3, और √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होता है? 60 डिग्री पर होता है tan थीटा में √3। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 इज 10 आर, द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय दिस। हमें लेंथ दी है 12, रेडियस दी है और लेंथ दी है। रेडियस हमारी है 12 सेंटीमीटर और लेंथ हमारी है 10 पाई।
हमको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो लेंथ का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेंथ हमारी दी गई है 10 पाई, 2 पाई, पाई रहने दीजिए, पाई से पाई आगे जाके कट जाएगा, इसका इंटू 12 रेडियस इंटू थीटा निकालना ही है हमको अपॉन 360। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं अगर अपन, तो पाई से पाई कट जाएगा, थीटा नहीं रहेगा, इसको बाकी सब कुछ साइड ले जाके थीटा का आंसर आएगा 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 13, if the angle between the two radii of a circle is 130, then angle between the tangent at the end of this radii, हमको इसका डायग्राम बनाते हैं फिर आप लोगों को समझ आएगा। एक सर्कल है, दो रेडियस है इसके, ये दो रेडियस है, इसके बीच का एंगल हमको इसको वो पॉइंट मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल हमको दिया गया है 130 डिग्री और दो टेंजेंट है इसके, यहीं से अपन टेंजेंट बना लेते, इसको मान लो किसी पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे मिल रहा है, हमको ये फाइंड करना है, इसको अपन नाम दे दो ए, और इसको नाम दे देते हैं अभी, हमको ये फाइंड करना है। अच्छा, ये सर्कल की रेडियस हो गई, ये भी सर्कल की रेडियस हो गई, और अभी प्रीवियस टेक्स्ट में भी ये बता करा है सर्कल की रेडियस से टेंजेंट पे जो भी एंगल बनता है वो है 90 डिग्री, ये भी रेडियस और ये भी टेंजेंट, ये भी बनाएगा 90 डिग्री। तो हमको एक्स निकालना है, क्योंकि ए ओ बी एक्स अपना क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सम कितना होगा चारों का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एक्स रहेगा हमारा 360 के बराबर। एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है और एंगल ओ 130 है, एक्स हमको निकालना ही है, इसके बराबर रहेगा 360। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो एंगल जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हमको सीधा सीधा इन्होंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बतानी है, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यहाँ से अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू है 3, इसमें अपन पुट करके आंसर निकाल देंगे, -4 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 16 माइनस 3 है ये यहाँ पर, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे 15 पे देखते हैं। अगर आप सभी को मतलब एक सॉल्यूशन और हमारे आप पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस सब पीडीएफ की जो हम पढ़ा रहे हैं अभी इतना पहले पढ़ा चुके हैं, सबकी लिंक एक हमारे लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल की, उसमें आपको पूरी ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके कोई डाउट है क्वारीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हमारी टीम वर्क करेगी आगे। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, इसकी हमें लाइन सेगमेंट दिए, 2 पॉइंट दिए ए -2 ए 10 बी -6 4, इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो डायरेक्ट सिंपल से एक फॉर्मूला रहता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन 2, x1 इसको x1 x2 सॉरी बाई 2 है, x1 बाई 1 एंड x2 बाई 2, x1 2 और इनको प्लस करेंगे पहले -6 -2 अपॉन 2 और साथ में बाई 2 8 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये हो गया -8 अपॉन 2 और ये हो गया 12 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट जो आएंगे इसके वो आएंगे -4,6, मिड पॉइंट ऑप्शन नंबर डी आएंगे -4,6। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, AP एंड AQ आर टेंजेंट, AP और AQ टेंजेंट है, ठीक टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए से बनाएंगे सर्कल, सेंटर वो है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है 90 डिग्री पर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमको ये फाइंड करना है। अच्छा, ये 90 डिग्री है और ये टेंजेंट है और इसकी रेडियस है सर्कल की, सेंटर से गई है तो रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये दोनों 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो जे ऑप्शन जो है अपना एंगल POQ भी 90 डिग्री होगा। ये क्यों होगा 90 डिग्री, तो इन चारों का सम है जो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O है वो 360 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ से हमारी अब 90 है, ये भी 90, तो ये हो गया 90। अच्छा, ये अगर सारे 90 है तो इनकी चारों साइड भी बराबर क्यों होगी, क्यों, एक स्क्वायर बन गया है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो रेडियस हो जाएगी सर्कल की 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ इफ ए इज इक्वल टू 55 एंड डी इज इक्वल टू 45, फाइंड सी, सीन फाइंड करना है। अगर दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है
तो जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल ए है हमको दिया हुआ है 55, तो डी भी कितना हो जाएगा 55। बी हमको नहीं दिया, ई दिया, ई हमको दिया गया है 45। अगर हम एफ निकाल लेते हैं तो सी भी आ जाएगा। तो हम इसमें अगर ट्राइंगल डी ई एफ को देखते हैं तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 55 प्लस 45 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। तो एंगल एफ एफ है तो होगा 180 माइनस 100। तो एंगल एफ हमारा आ गया है 80 डिग्री। एंगल एफ अगर 80 आ गया तो एंगल एफ है जो हमारा वही एंगल टी के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 18 इन दिस गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसकी डी पैरेलल किसके है पीसी के। एडी दी गई है हम लोगों को 2x और एई दी गई है x/2, और डी भी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ईसी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगर ट्राइंगल में हम कभी भी लाइन बनाते हैं और पैरेलल हो तो थेल्स थ्योरम कहलाती है ये। और जो थेल्स थ्योरम रहती है उसमें क्या होता है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे। AD है 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की जो हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो हमारी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं फिर से। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन अ रोलिंग डाइस इज 0। अभी जस्ट इसके पहले सेट में भी शायद सेम ही क्वेश्चन था। रोलिंग डाइस में नंबर ऑफ गेटिंग 8, डाइस में तो नंबर हमारे 6 ही रहते हैं, तो 6 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता है। तो ये असर्शन इसका सही है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो हमारी आज की वीडियो का और सेट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम क्या कह रहा है। असर्शन दिया हुआ कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5, 1, -3, 7 is 4। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा होता है AN माइनस AN-1 का। n मतलब हमारी जो टर्म रहती है और एक टर्म उसके पहले की। और इसको हम चेक करें, ये हमारा A1 है और ये A2 है। इन दोनों से अगर हम चेक करें, A1 हमारी है 5 और A2 हमारी है 1, इनका डिफरेंस चेक करते हैं तो क्या आता है A2 माइनस A1। A2 है हमारी 1 माइनस 5, आंसर आया हमारा -4, और यहाँ पर इन्होंने दिया है +4। इसका मतलब असर्शन हमारा गलत है। रीजन अगर हम देखा जाए कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1 A2 A3 एंड डॉट 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 जाके अपना हुआ है A1, मतलब एंड टर्म तक गया है। डिफरेंस अपना किससे निकालते हैं AN माइनस AN-1 से। तो बिल्कुल सही है, तो इसका लिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। होप करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो कुछ भी आपकी क्वारीज हो, डाउट हो, आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, या हमको उसमें और सुधार करनी चाहिए, आप हमको कमेंट में जरूर रिव्यू दें, जिससे आगे वाली आपकी जो क्लासेस हो आपके लिए और बेहतर बना सकें हम। और इस पूरी जो आप अभी तक हमने पढ़ी है सारे सेट्स, उसकी जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक। उससे आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और हमको रिव्यू आप जरूर दें कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।